जो टॉपिक आज कवर होगा दैट इज़ ग्रीन स्किल्स. So, a green job is any job or self employment that genuinely contributes to a more sustainable world. ग्रीन जॉब एक ऐसी जॉब है, या हम कह सकते हैं ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मतलब आपने खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करा हुआ है या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जो कि कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स. नाउ सस्टेनेबिलिटी आई बिलीव एवरी वन नोज, बट स्टिल फॉर रेफरेंस आई एम टेलिंग कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से करना फ्यूचर जनरेशन के लिए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी से कि आपने एक बार अगर कोई कपड़ा पहन लिया है तो इट्स नॉट लाइक आप उस कपड़े को फेंक दोगे, बट रीयूज़ कर लो उस कपड़े को, ताकि आगे जाके जिन भी चीज़ों से, कॉटन से बन रहा है अगर कपड़ा, तो कॉटन के पेड़ बनते हैं, पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कॉटन आती है, बाकी चीज़ें होती हैं. नॉट इवन इट इज़ फॉर क्लोथ्स, इट इज़ फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स की कहा जाता है कि रीयूज़, रीसाइकिल, दोबारा कर लो ताकि वो यूज़ हो जाए. तो हम जैसे जैसे रिसोर्सेज को ख़त्म करते जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा कि आगे चलते ये सब चीज़ों की जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हो जाएंगी, मतलब स्कार्सिटी हो जाएगी रिसोर्सेज की. तो हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों का. आगे ये कहते हैं कि इन 2008 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसको हम ITUC कहते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन IEO जॉइंटली लॉन्च द ग्रीन जॉब इनिशिएटिव. UNEP, ILO, ITUC, IEO ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ग्रीन जॉब के टूवर्ड्स इनिशिएटिव लिया है. अब ग्रीन जॉब रोल्स क्या होते हैं? In toxic free homes, Collins English Dictionary defines toxin as any poisonous substance produced by bacteria, animal or plants. जो कॉलिन इंग्लिश की डिक्शनरी है, मतलब इट्स एन इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है ना, ऐसे कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी है जो कि टॉक्सिन को कहती है. टॉक्सिन फ्री होम्स का मतलब ये होता है कि पहले तो वो ये बता रहे हैं कि टॉक्सिन क्या होते हैं. टॉक्सिन ऐसी कोई पॉइजनस सब्सटेंस होती है जो कि बैक्टीरिया, एनिमल या फिर प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है और ये हजार्डस होती है, मतलब नॉट गुड even for health or even for environment. उसके बाद ये कह रहे हैं there are toxins present in our environment and the environment includes our home also. Hence the role of green jobs in our home is to make them toxin free so that we have a healthy lifestyle. तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे environment में होता है और environment में ही हमारा घर होता है. obviously दुनिया में रहते हैं, दुनिया में ही घर होता है, तो इसलिए हमारे लिए ये important होता है कि हम green jobs की तरफ ध्यान दें. तो ग्रीन जॉब्स का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एम करती है सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स. सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स जो एम कर रहा है दैट इज़ मेकिंग एनवायरनमेंट टॉक्सिन फ्री. तो जब एनवायरनमेंट टॉक्सिन फ्री होगा तो आपकी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल जो है आप वो हेल्दी रहेगा. आफ्टर दैट दे से टॉक्सिन मे बी प्रेजेंट इन आवर होम्स इन मैनी वेज सच एज रेफ्रिजरेटर्स रिलीजिंग CFCs, क्लीनिंग एंड वॉशिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, upholstery fabrics, rugs, use of RO and microwaves in our kitchens. हमारे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं घर में ही जो जिसमें टॉक्सिन होते हैं, जैसे कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं वो एक तरह का गैस छोड़ते हैं, जो दैट इज़ आपने सुनी होगी वो CFCs होते हैं. आई डोंट इफ़ यू गाइज रिमेंबर, आप लोगों ने कहीं फुल फॉर्म पढ़ी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. दिस इज़ नॉट दिस, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है जो कि हज़ार्डियस होता है, तो उसे भी हम टॉक्सिन में ही करते हैं इंक्लूड. और अगर मतलब सबने पढ़ा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखी गई थी, जिसमें सभी कंट्रीज़ ने कार्बन एमिशन को बंद कर दिया था और इसके ऊपर रोक लग गई थी क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हज़ार्डियस बना रहा था. तो ऐसे जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो भी CFC छोड़ते हैं. और वॉशिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी टॉक्सिन्स होते हैं, कॉस्मेटिक में टॉक्सिन्स होते हैं, फैब्रिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टॉक्सिन्स होते हैं जो केमिकल बेस्ड रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, कुछ ऐसे फैब्रिक्स जिसमें केमिकल एक्सट्रीम में यूज़ होता है. जहाँ केमिकल यूज़ हो रहा है वहाँ टॉक्सिन है. फर्टिलाइजर्स भी बोलोगे तो उसमें भी टॉक्सिन होते हैं, इवन इफ़ अगर वो प्लांट्स के लिए कंट्रीब्यूट करें, बट स्टिल दे हैव. माइक्रोवेव्स में भी टॉक्सिन होता है, जो भी गैस वो रिलीज़ करते हैं, जिन भी केमिकल
बॉन्डिंग के थ्रू या वट एवर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो चीज़ों को गर्म कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कंटेन्स टॉक्सिन। RO जिसमें से आप पानी, प्योर पानी पीते हो, उसमें भी टॉक्सिन होता है, क्योंकि समवॉट चीज़ तो उसमें भी इंस्टॉल्ड है ही ना, जो ये दावा कर रही है कि मैं पानी को टॉक्सिन फ्री बना रहा हूँ, बट देयर इज़ समथिंग जो यूज़ होके ही टॉक्सिन फ्री बना रहा है, तो वो जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट मस्ट बी हैविंग टॉक्सिन इटसेल्फ। तो दैट्स वाई इस चीज़ पे लोग भी वंडर करते हैं कि भाई जिनके घर में RO है या फिर जो लोग प्योर पानी पी रहे हैं उन लोगों को भी टाइफाइड जैसी दिक्कत हो रही है। वाई इज़ इट सो? क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है। यू कांट से 100% कि आपने RO का पानी पिया है तो भाई मेरे को तो कोई वाटर रिलेटेड इशू हो ही नहीं सकता, कॉलेरा या फिर मुझे टाइफाइड नहीं हो सकता, या फिर फूड पॉइजनिंग या वट एवर इट इज़। पानी से रिलेटेड जितने भी कंटामिनेटेड डिजीज़ होते हैं वो सब हो ही नहीं सकते, क्योंकि पानी तो मैं प्योर पी रहा हूँ, मैं RO पी रही हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर वी कांट रिलाई, क्योंकि RO ऑल्सो कंटेन्स टॉक्सिन्स। तो so to ensure that our homes are safe from toxin and healthy places to breathe, people with green collar jobs helps us to maintain a healthy environment। जो लोग ग्रीन जॉब्स में होते हैं उनको ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कॉलर जॉब्स होती हैं इनका काम होता है कि इन्वामेंट को टॉक्सिन फ्री बनाया और इन्वामेंट को इतना एबल बनाए कि लोग बिना टॉक्सिसिटी के सांस ले सकें, मतलब इन्वामेंट टॉक्सिक ना हो। नेक्स्ट ये कह रहे हैं इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज़ द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरमेंट। Using an alternate source of energy to produce electricity will not only minimize the exploitation of resources but will help an economy to flourish। अगर हम अपनी एनर्जी का जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अभी जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या थर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, वो सब टॉक्सिन रिलीज़ कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो पता है न्यूक्लियर बॉम्ब सबको किससे बनते हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, उन सबसे मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी चीज़ की यूज़ कर रहे हैं तो इट मस्ट बी हैविंग टॉक्सिन्स, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग तो है ही ना। एंड सिमिलरली विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो उसमें पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जनरली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इट्स इटसेल्फ अ केमिकल कंपाउंड। थर्मल पावर प्लांट हीट से हो रही है, सब केमिकल बॉन्डिंग सब चीज़ों में है। तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट पे, डिग्रेड करता है एनवायरनमेंट को। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम चीज़ों का हाइड्रो पावर प्लांट लगता है तो आपने देखा होगा उसके लिए मैसिव जगह चाहिए होती है किसी भी प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। जब आपको मैसिव जगह चाहिए तो आप पेड़ भी काटोगे, जंगल भी काटोगे, सिर्फ अपना प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है इस चीज़ से, इंक्लूडिंग दैट लोग डिस्प्लेस होते हैं। जैसे कि अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन सबको पता हो क्या था, तो वो डैम सरदार सरोवर डैम वाला जो था, नॉट नर्मदा बचाओ, सरदार सरोवर डैम वाला जो था, वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसके चक्कर में लोग डिस्प्लेस हो रहे थे और बाकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन था। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्यों था? मतलब गवर्नमेंट की नज़र में तो वो डेवलपमेंट कर रही है, बट इवेंचुअली डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, क्योंकि लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का। तो दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ अदर पीपल, रिमेंबर दिस लाइन। तो ऐसी ऑल्टरनेट यूज़ करो जिससे कि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो रहे हो, ग्रीन जॉब्स प्रमोट हो रहे हो या फिर टॉक्सिक फ्री इन्वायरमेंट प्रमोट हो रहा हो। आगे दे से कि लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, द ऑल्टरनेट दैट ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प curb the emission of greenhouse gases with the promotion of the use of renewable sources in our home and daily life. Green job promise to limit the emission of harmful gases। भाई मैंने आपको बताया कि ये एम करते हैं सस्टेनेबल पे। और फिर कार्बन का जो एमिशन हो रहा है, मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल भी था आई गेस एक, वो भी इसी के ऊपर था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल भी किसी गैस एमिशन को रोकने के लिए ही था। आई डोंट क्लियरली रिमेंबर अबाउट इट, बट इट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली। ऐसे ग्रीन हाउस एमिशन के लिए रोकने के लिए भी इन चीज़ों के ऊपर जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, दैट इज़ UNEP और बाकी सारी, उन सब चीज़ों उन लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इनिशिएटिव्स लिए। तो उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के ऊपर भी इनिशिएटिव लिया था कि जो कंट्रीज़ हैं वो ये एमिशन रोक देंगी, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ wholly and solely contributing to environment degradation। इसकी वजह से जो हमारी UV रेज हैं, ऑब्वियसली सबको पता होगा जब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो इंक्रीज़ हो जाता है तो जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है वो थिन होती चली जाती है। और इवेंचुअली अभी जो हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड है UV रेज से, क्योंकि पूरी अगर UV रेज आएंगी तो दैट इज़ हार्मफुल।
तो वो कुछ हद तक यूवी रेज अर्थ तक पहुंचाती है जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं, बट इवेंचुअली अगर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ता रहा तो डायरेक्टली सन की जो रेज है वो अर्थ के ऊपर आएंगी, जो कि लोगों को स्किन कैंसर भी कर सकती हैं, आई डिजीज़ हो सकते हैं लोगों को, तो इट इज़ हार्मफुल। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की जगह ऐसी सस्टेनेबिलिटी की तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं जिसमें रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ हो रहा है। रेन्यूएबल मतलब जो रेन्यू हो सके, जैसे नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो रेन्यू नहीं हो सकते, जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट रेन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। आफ्टर दिस ए मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, दिस प्रॉब्लम come a long way, and the probable solution to this has been provided in the force of sustainable development: refuse, reduce, reuse and recycle. Following these have helped minimizing the waste and pollution, but the recycler's job at its best is trying to put a full stop to the problem. जो मैंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी एम कर रही है कि आप रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो, 5 आवर्स 4 आवर्स जो भी हमें बताए गए हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। बट मेजर तो यही माना जाता है कि आप रोक दो इन चीज़ों का यूज़ करना, मतलब एट टू वॉट एक्सटेंट यू विल रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, इट इज़ फार बेटर टू स्टॉप। मतलब आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक का बैन क्यों रुका, क्योंकि नीदर इट इज़ रीयूज़ करके भी वो प्लास्टिक ही बन रही है ना, आप किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर दोगे उस चीज़ को। इवन इफ़ आप प्लास्टिक की पॉलीथिन्स को, बॉटल्स को किसी भी चीज़ में यूज़ कर लो, इट इज़ डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, क्योंकि अब प्लास्टिक लोहा तो बन नहीं जाएगा, अब प्लास्टिक कपड़ा तो बन नहीं जाएगा जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, वो प्लास्टिक ही बनेगा, प्लास्टिक की कोई चीज़ बनेगी, राइट। तो अब प्लास्टिक के लिए केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इवेंचुअली इट इज़ बेटर कि हम प्लास्टिक का यूज़ ही रोक दें। जब उसका यूज़ ही रुक जाएगा तो ना तो वो रेन्यू हो सके, ना वो रीयूज़ हो सके, ना वो रिसाइकिल हो सकेगी। इट इज़ बेटर कि जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो घूम फिर के इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं और रीयूज़ और रिसाइकिल करने के बाद भी वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, तो ये बेटर माना जाता है कि उन चीज़ों का यूज़ ही रोक दो। इसलिए जूट बैग्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इवन इन मार्केट यू विल सी, जब आप सब्ज़ी लेने भी जा रहे हो तो बहुत कम वेंडर्स हैं, या मेजरली मैंने तो नहीं देखे अभी तक काफ़ी टाइम में ऐसे वेंडर्स जो कि प्लास्टिक की थैलियों में सब्जियां दे रहे हों, या अगर वो दे भी, मतलब क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं, प्लास्टिक कैंसर प्रमोट कर रहा है, लोगों को कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं प्लास्टिक की बर्तनों में खाना खाने से, या फिर प्लास्टिक की थैलियों में सब्ज़ी लेने से, उसकी खुद के अपने केमिकल्स होते हैं। तो मैंने तो अभी तक देखा है तो पीपल आर प्रमोटिंग कपड़े वाले बैग जिसमें वो खाना या फिर फ्रूट या कुछ भी दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ जो घूम फिर के दोबारा ही इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे, उस चीज़ को तो सस्टेनेबल यूज़ करने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इट इज़ बेटर हम फुल स्टॉप लगा दें उस चीज़ के ऊपर। आफ्टर दिस से protecting and restoring ecosystem, various NGOs across the globe are working day and night to protect wildlife, forest, endangered species. Within their effort, we have been unable to protect and restore the degrading ecosystem that would otherwise have collapsed much earlier. इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फूड चेन इज़ असेंशियल। मतलब धीरे धीरे करके अगर आप फूड चेन प्रोटेक्ट नहीं करोगे, बीच बीच में से एक एक एनिमल एक्सटिंक्ट होता चला जाएगा, गायब होता चला जाएगा, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती चली जाएगी, राइट। अगर आप आज के डेट में अगर इवन इफ़ समवन इज़ नॉन वेजिटेरियन एंड दे XYZ इज़ ईटिंग चिकन और गोट और एनीवन, तो वो चिकन भी तो कुछ खा रहा होगा ना। और जिस चिकन, फॉर एग्जांपल चिकन अगर XYZ कुछ भी खा रहा है किसी एनिमल को, तो वो एनिमल भी फर्दर कुछ खा रहा होगा, और जो वो खा रहा है ऐसे फर्दर फूड चेन होती है। इफ़ यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट फूड चेन। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करना इज़ एसेंशियली इम्पॉर्टेंट। और जो मैंने बताया ये हज़ार्डियस केमिकल्स एंड ऑल ऑफ हम प्लास्टिक का एग्जांपल ले लें, आज के डेट में अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो इतनी सारी अगर प्लास्टिक पॉलीथिन्स है, तो जो स्टेरी कैटल्स होते हैं जैसे कि काऊ है, दे डोंट नो अबाउट इट, दे आर जस्ट सीइंग द फूड। उनको क्या पता वो प्लास्टिक की थैली में है, वो किस में, दे आर जस्ट सीइंग द फूड, दे आर इन द सर्च ऑफ फूड। तो वो प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा लेती हैं, फिर उनके वो फूड पाइप में फंस जाता है। इवेंचुअली ईदर दे डाई और I don't know what happens to them apart from this. That's harmful for them, right? तो उन चीज़ों का स्टॉप ही कर दो जो कि इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, या फिर एनीथिंग लाइक दैट। फर्दर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रीन कॉलर वर्कर, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, सो द फर्दर पार्ट वाज हु आर ग्रीन कॉलर वर्कर्स। A green collar worker is one who is employed in the environment sectors of the economy. Green collar worker वो होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट होती है उनकी, या वो मतलब एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस वो काम कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट सेक्टर में, मतलब वो सेक्टर जो कि इन्वायरमेंट की रिलेटेड चीज़ें देखता है। दे आर एम्प्लॉयड इन दैट सेक्टर एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट, तो वो होते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। आगे दे से ग्रीन कॉलर वर्कर्स इंक्लूड प्रोफेशनल्स सच एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स,
environment consultants, waste management or recycling managers, environmental or biological system engineers, landscape architects, solar and wind energy engineers and installers, green vehicle engineers, organic farmers, environmental lawyers and business personnel dealing with green services or products. उसके बाद ये फर्दर ये बता रहे हैं कि अब ग्रीन कॉलर वर्कर में कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऐसे कौन से प्रोफेशंस होते हैं जो कि ग्रीन कॉलर वर्कर्स के अंडर, मतलब जिसमें ग्रीन कॉलर वर्कर काम करते हैं. तो वही मैंने बता दिया, ग्रीन इन्वायरमेंट कंसल्टेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग मैनेजर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स, ग्रीन व्हीकल इंजीनियर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, सोलर एंड विंड एनर्जी, ये सब लोग डील करते हैं ग्रीन सर्विसेज प्रोवाइड करने में और ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने में. अब ग्रीन वर्कर्स इंक्लूड electricians who install solar panels, plumbers who install solar water heaters, construction workers who build energy efficient green buildings, technicians. अब जो ग्रीन पहले तो मैंने जो बताई वो हो गई वो वाले प्रोफेशन जिसमें ग्रीन कॉलर वर्कर काम करते हैं. अब ग्रीन कॉलर वर्कर एक्चुअल में कौन होते हैं, इन द सेंस पहले तो मैंने बताया कि प्रोफेशंस कौन से होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं या कुछ कोई इंस्टॉल कर रहा है वो होता है, या कोई रिसर्चर है वो होता है. अब एक्चुअली में वो होते कौन है, वो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, वो प्लम्बर्स जो कि सोलर वाटर और हीटर्स इंस्टॉल करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं, और टेक्नीशियंस. देन दे से एट द एंटरप्राइज लेवल green job can produce or provide services that benefit the environment, for example green building or clean transportation. एंटरप्राइज लेवल पे जो ग्रीन जॉब होती हैं उनका वर्क ये होता है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कि वो लोग क्लीन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग बनाना फैसिलिटेट कर सकते हैं. Then they say Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has set up the Skill Council for Green Job. It is working towards developing competencies of people in the domain of renewable energy, sustainable development and waste management. अब जो Ministry of Skill Development and Entrepreneurship है उन्होंने सेटअप किया है Skill Council for Green Job, जिसका काम है ऐसे लोगों के अंदर ऐसी कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, मतलब लोगों को दक्ष उन चीज़ों में बनाना ऑन द डोमेन्स कि वो ऑन द डोमेन्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट. उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग impetus for green jobs as part of restructured growth strategy under its Make in India campaign. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ग्रीन जॉब्स को लेकर एज द पार्ट ऑफ, जैसे कि हम जो गवर्नमेंट है उसका मोटिव है इंडिया की ग्रोथ, या फिर मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया का जो इकोनॉमी सेक्टर है उसकी ग्रोथ के अंडर ग्रीन जॉब्स भी गवर्नमेंट ने इसकी वैकेंसीज और बाकी सब रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस और चीज़ें रख रखी हैं जिसके लिए लोगों की कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी इस पर्टिकुलर फील्ड में, एंड पीपल विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मेकिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट. आगे दे से बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब. फर्स्ट बेनिफिट इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल. एफिशिएंसी मतलब एनर्जी और रॉ मटेरियल की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, होती है ग्रीन जॉब से. उसके बाद ग्रीन जॉब से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम होता है, वेस्ट कंट्रोल होता है और पोल्यूशन कंट्रोल होता है, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है और रिस्टोर होता है. ये अडेप्टेशन मतलब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग, मतलब ऐसा क्लाइमेट चेंज होता है तो लोगों को अडेप्ट करना होता है, तो जब ग्रीन जॉब्स होती हैं तो ऑब्वियसली वो लोग इस चीज़ के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को अडेप्टेशन करने में दिक्कत होती है वो उसको थोड़ा फीजिबल बनाता है. आगे फार्मर्स cooperatives are one of the most effective means of reducing the livelihoods of small and marginal farmers. The process involves mobilizing farmers into a group of 15-20 members at the village level and building their association to form an appropriate federating point, that is farmer producer organization. फार्मर कोऑपरेटिव एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीन्स है जो कि हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. ये प्रोसेस जो होता है इसमें ये जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, 15 से 20 लोगों को एक एट अ विलेज लेवल, और उनके एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ये सब लोग मिलकर अपने अपने जो इनके इंटरेस्ट हैं मिलकर अपने इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं और सारे आपस में डेलिब्रेट करते हैं इनके जो भी इश्यूज़ होते हैं. दैट इज़ नोन एज फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप. Some green jobs in the agriculture sectors are in organic farming, integrated pest management, farm mechanization and agriculture tourism. कुछ ग्रीन जॉब्स जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो ऑब्वियसली केमिकल बेस्ड फार्मिंग होती है, तो वो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उससे,
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर द एनवायरनमेंट, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वन ऑफ द ग्रीन जॉब. देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, देन फार्म मैकेनाइजेशन, देन एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये सब ग्रीन जॉब्स के अंदर आते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है. देन द कृषि, इसके बारे में आगे बता रहे हैं, द कृषि विज्ञान केंद्र. अब ये क्या होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र? कृषि विज्ञान केंद्र आर सेटअप बाय गवर्नमेंट दैट कैन बी यूटिलाइज टू प्रोवाइड सपोर्ट एक्टिविटीज़ लाइक टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, ट्रेनिंग अवेयरनेस टू द लोकल यूथ एंड फार्मर्स फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड रीयूज ऑफ एग्रो वेस्ट. तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है, तो केंद्र है, ये तो नाम से ही बता रहा है कि फार्मर्स की नॉलेज के लिए ये सेटअप हुआ है. अब क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है इसमें सपोर्ट करती है फार्मर्स को थ्रू एक्टिविटीज़, जिससे कि उन लोगों को टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज़ करना आ जाए. कैसे एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसको वो लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ताकि वो वेस्ट, मतलब इन टोटलिटी वो लोग उन्हें सस्टेनेबिलिटी सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी चलाना, यूज़ करना सिखाते हैं. क्योंकि एज यू ऑल वुड बी नोइंग कि जो मैनुअल वर्क होता है फार्म में, दैट इज़ मोर रिगरस एंड लोगों की मेहनत कम लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है, और जो आउटपुट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता. तो आजकल फार्मर्स भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने चाहिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो उसका स्केल भी बढ़े और साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़े. तो इसलिए वो लोग टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाती है फार्मर्स को, उनको बताती है टेक्नोलॉजी का यूज़, और साथ साथ उन लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देती है कि कैसे वो लोग रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब सस्टेनेबिलिटी सिखाती है उन्हें इन द एग्रीकल्चर पार्ट. Then they say use of energy efficient vehicles and alternate fuels like compressed natural gas can help in minimizing greenhouse gas emission. एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स का यूज़ करना एक ऑल्टरनेट है जिससे कि हम ग्रीन इन्वायरमेंट बना सकते हैं. जैसे कि सीएनजी का यूज़ करेंगे तो इससे ग्रीन हाउस एमिशन बहुत कम हो जाता है. पेट्रोल और डीजल ये सब लोग बहुत इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं क्योंकि ये लोग टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, बट सीएनजी कंपैरेटिवली लेस होता है. The new biofuel policy announced by the Government of India on 10th of August 2018 focuses on initiatives for enhanced use of biomass so as to improve the availability of ethanol through starch and sugar-based feedstock, develop ethanol technologies and increase the production of biodiesel for blending. नाउ दे से कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी थी 10th of August 2018 में, जो फोकस करती है इनिशिएटिव्स फॉर यूजिंग बायोमास सो एज टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ एथेनॉल थ्रू स्टार्च एंड शुगर बेस्ड फीड स्टॉक. इसका मतलब ये है कि जो बायोमास होता है, मतलब जो डिग्रेडेबल चीज़ें बचती हैं, नॉट लाइक जो केमिकल वेस्ट बचता है, जो बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट बचता है उसका रीयूज़ कैसे करके उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है जिससे कि जो हमारी एथेनॉल है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़े. एंड आगे ये कहते हैं कि बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्लूडिंग बायो सीएनजी, बायोमेथेनॉल कैन जनरेट ग्रीन जॉब्स. एज आई सेड, आई गेस सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा बायोगैस कैसे बनती है, वो काऊ डंक और इन सब चीज़ों से यूज़ करके उन सब में गैसेस होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बनती है. सो ये इसमें यही बोल रहे हैं कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो चाहे डायरेक्टली आएँ या चाहे इनडायरेक्टली आएँ, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती हैं, इंक्लूडिंग बायो सीएनजी बनता है, बायोमेथेनॉल, अब पहले वो ये भी बता रहे थे कि बायो एथेनॉल भी है. तो ये ग्रीन जॉब्स को जनरेट करने में हेल्प करता है. Thereafter they say the Energy Efficiency Services Limited under the Ministry of Power has launched an electric vehicle program which aims towards offering a comprehensive solution to facilitate the adoption of disruptive technology in India. The EESL seeks to create market for electric vehicle, a technology poised to boost e-mobility in the country. जो कि द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है और उन्होंने लॉन्च करा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम, जिसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम होगा तो आजकल ग्रीन बसेस देखी होंगी, डीटीसी की जो बस है वो ग्रीन बसेस में कन्वर्ट हो गई हैं, तो जो फ्यूल एमिशन है वो बहुत रिड्यूस हो गया है. जो कार्स है वो भी इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो फ्यूल एमिशन जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन किया गया है. सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम है ये इसी चीज़ पे एम करता है कि जितनी व्हीकल्स उन सबको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक कर दिया जाए सो दैट वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे और साथ में जो जितना भी टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं ऐसा नहीं होगा. देयर आफ्टर दे से
ग्रीन जॉब इन वाटर कंजर्वेशन। अब ग्रीन जॉब जो होती हैं वाटर कंजर्वेशन में भी होती हैं। आगे ये कह रहे हैं देयर आर ग्रीन जॉब्स इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स टू बी यूज लेटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में और कंजर्वेशन में ये लोग कह रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स होती हैं। कैसे होती हैं, पहले ये देखते हैं कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। ये होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रेन वाटर होता है वो टैंक में कलेक्ट हो जाता है और बाद के लिए हम यूज़ करते हैं उसे। इन द सेंस रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और बाद में जो भी हमारे फर्दर यूजेस हम उसके लिए उन्हें यूज़ करते हैं। इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन ऑल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। इट कैन ऑल्सो हेल्प इंक्रीज द वाटर टेबल साइकिल। रन वाटर पम्प्स आर बीइंग यूज्ड instead of electricity run pumps. They do not consume electricity and provide a way for people to exercise. ये कह रहे हैं कि हर घर में इंस्टॉल हो सकता है और बिल्डिंग्स में इंस्टॉल हो सकता है। ये जो हमारी वाटर टेबल साइकिल है, इसका जो वाटर पंप का जो रन होता है, मतलब वाटर का जो फ्लो होता है पंप्स में, पाइप्स में, उसको इंक्रीज़ करता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता। अभी क्या होता है कि काफ़ी लोग आज के डेट में अपने घर में जो पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं उसमें भी कुछ लगवाते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम वो लोग क्या लगवाते हैं, बट वो लोग लगवाते हैं, प्रेशर पंप कहते हैं आई थिंक उसे, जिसकी वजह से जो आपकी टंकी से जो आपके घर में नलों में पानी आ रहा है ना, या गीज़र या शावर वेर एवर द वाटर इज़ कमिंग, वो बहुत तेज़ फ्लो में आता है। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है ना वो उन प्रेशर पम्प्स के टूवर्ड्स ही होती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेशर की वजह से जो पानी जिस फ्लो में नॉर्मली आ रहा होता है उससे तेज़ फ्लो में आता है। तो ऑब्वियसली लोगों के लिए फीजिबल हो जाता है पानी तेज़ फ्लो में ना, जल्दी उनकी बाल्टी भरेगी, जल्दी वो लोग नहाएंगे और बाकी उनके XYZ जो भी यूजेस हैं वो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए लोग प्रेशर पम्प्स लगवाते हैं इस फीजिबिलिटी के लिए। अभी तो मैंने घर का एग्जांपल दिया, बाकी अलग अलग एरियाज़ में भी लगवाते होंगे, बट आई नो दिस एग्जांपल सो रेफरिंग इट टू यू गाइस। एंड तो इस ये जो ये बता रहे हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, रूफ टॉप रेन वाटर, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। इसमें नॉर्मल वाटर टेबल साइकिल लगती है जिसमें पानी जो है अपने आप पंप होता है। देन दे से some common green jobs in the agriculture sector are related to water quality testing, water conservation, water management etc. अभी हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रीन जॉब्स होती हैं। आगे कह रहे हैं कि वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो होती है, मतलब ऑब्वियसली हम खेती कर रहे हैं, खेती करते हुए पानी कैसा दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि नाले का पानी उठा के हम जो है फसलों में डाल देंगे। तो वाटर की क्वालिटी क्या है और कैसा पानी फसलों को दिया जा रहा है, इसकी भी एक जॉब होती है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। वाटर कंजर्वेशन, एक्सेसिव में वाटर ना जाए, कितना पानी नेसेसरी है। देन इसकी भी जॉब होती है वाटर मैनेजमेंट, कितना पानी कब देना चाहिए, किस टाइम पे कितना पानी जाएगा, व्हाट इज़ नेसेसरी इन ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट्स ऑल्सो अ जॉब दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट के अंडर। देन दे से यूजिंग बैम्बू चैनल्स फॉर ड्रिप इरीगेशन इज़ एन इको फ्रेंडली वे टू इरीगेट द लैंड। ये भी सबने साइंस से पढ़ा होगा कि इरिगेशन के लिए बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनको बीच में से कट किया जाता है और उसमें से पानी फ्लो करा जाता है। अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर के उसमें इसको यूज़ करा जाता है जिसमें से पानी को फ्लो करते हैं। अभी तो खैर पाइप्स और बाकी सब चीज़ें आ गई हैं, एक ऐसा आई थिंक शावर काइंड ऑफ भी आ गया है जिससे पूरा जगह पानी फैलता है, बट ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। बैम्बू चैनल्स के थ्रू पानी जो है वो लैंड में जाता है, इसे ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम कहते हैं हम। इट यूजेज़ वाटर efficiently without any wastage. It is cheaper to build and after 2 to 3 years in the bamboo rods it can be added to the soil as manure. See how nice it is कि इसमें जो पानी है, जैसे अभी जो भी हो रहा है, मतलब अगर हम लोग पाइप से भी पानी दे रहे हैं और जो XYZ जो भी इरिगेशन के मेथड्स होते हैं जिससे पानी जाता है, मॉडर्न मेथड्स के बारे में बात कर रही हूँ, उससे पानी कहीं ज़रूरत है कहीं ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी पानी जा रहा है, तो इवेंचुअली पानी की वेस्टेज हो रही है। बट ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसके बारे में बता रहे हैं ना, बैम्बू वाले के बारे में, इससे पानी जो बहुत एफिशिएंटली यूज़ होता है और चीपर भी है। अब आप महंगी मशीन्स लेकर आओगे पानी देने के लिए खाद को और महंगी इक्विपमेंट्स लेकर आओगे, इट इज़ बेटर कि ये हो जाए, क्योंकि अगर ये 2 से 3 साल बाद अगर ये ख़राब भी हो जाएगा ना बैम्बू स्टिक का जो ये मेथड है, तो आप जो बैम्बू स्टिक है उसको यूज़ कर सकते हो सॉइल में मैन्योर की तरह। मतलब जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं या हम खाद बनाते हैं उसमें हम रॉटन बैम्बू स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मैन्योर डलता है, जो फर्टिलाइज़र डलता है, ऑल दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक थिंग्स एंड रॉटन फ्रूट्स और इधर वेजिटेबल्स और इधर ऑल द वेस्ट ट्रंक्स, इन सब चीज़ों का मिलके ही बनता है। देन दे से ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी। अभी हमने वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंडर पढ़ा। अब ग्रीन जॉब सोलर और विंड एनर्जी में कैसे होती हैं। Solar and wind power plants provide clean energy. A solar photovoltaic installer installs and maintains solar panels in homes, businesses or land.
सोलर और विंड पावर प्लांट जो हैं वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं। मतलब देखा होगा सोलर प्लांट क्या होता है, जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं और सनलाइट के थ्रू जो है, सनलाइट की जो रेज होती हैं उसके थ्रू जो वो सनलाइट की जो रेज होती हैं दे जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ अ मच मोर क्लीनर मेथड। तो लोग मतलब इवेंचुअली सोलर पावर प्लांट जो होता है वो महंगा होता है, बट इट इज़ गुड फॉर क्लीन एनर्जी। अब विंड वाला जो होता है, विंड पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, जैसे कि देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े खुले खुले एरियाज़ होते हैं, मैदानी एरिया, उनमें वो लगे हुए होते हैं, विंड टावर्स लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर वो हवा से घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो दे आर क्लीन एंड एक तो वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं, प्लस उनसे कोई टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते, तो दे आर मच बेटर। बट ऐसा कहा जाता है कि दे आर थोड़े से एक्सपेंसिव, बट स्टिल ऑब्वियसली इट इज़ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो दैट्स हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो जॉब्स वो बता रहे हैं वो ये है कि जो सोलर फोटो वोल्टेइक इंस्टॉलर होता है वो लोग इंस्टॉल करते हैं, इसमें जॉब होती है। सोलर पैनल को मेंटेन कैसे करना है, मेंटेनर की जॉब होती है, मेंटेनेंस करने के लिए घर में, बिजनेसेस में, लैंड में, मतलब जहाँ पे भी सोलर पैनल्स लगे हैं वहाँ पे। A solar lighting technician assembles, tests and repairs different types of solar photovoltaic home lighting system and street lights। जो टेक्नीशियन होता है उसका काम होता है, मतलब ये जॉब बता रहे हैं कि क्या जॉब होती है। सोलर टेक्नीशियन वो असेंबल करता है, सोलर पैनल्स को टेस्ट करता है, रिपेयर करता है डिफरेंट टाइप के सोलर फोटोवोल्टिक्स को, और लाइटनिंग वगैरह देखता है घर में या फिर स्ट्रीट लाइट्स में क्या दिक्कत है या एनीथिंग। सम कॉमन जॉब्स आर इन दिस सेक्टर आर रूफर्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस एंड फील्ड टेक्नीशियंस। जो जॉब्स इस सेक्टर में आती हैं वो होती हैं रूफर, छत बनाने वाले जो होते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस जो सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं, और फील्ड टेक्नीशियंस जो आके इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। देन अगेन उसके बाद से ग्रीन जॉब्स एंड इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू विजिटर्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट, इन्हांसिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशंस। इको टूरिज्म जो है ये एम करता है विजिटर, जैसे टूरिज्म होता है ऑब्वियसली विजिटर होते हैं उसमें गाइड्स होते हैं, ऐसे इसमें क्या होता है, जो एम होता है ये होता है कि विजिटर्स को ये समझाया जाए कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्ट रिड्यूस करने की क्या इंपॉर्टेंस है, और उन्हें ये बताया जाए कि कैसे इन्वायरमेंट को हमें इन्हांस करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को, और कैसे हमें पोल्यूशन रिड्यूस करना है। तो इसका एम ये होता है। दिस हेल्प्स इम्प्रूव पब्लिक इमेज एज अ विजिटर, फील गुड अबाउट being an environment friendly person is a good thing, and green job in ecotourism includes eco tour guides and ecotourism operators। ये जैसे लोगों की इमेज होती है ना कि मतलब इट पर्टिकुलरली एम्स के लोगों को अच्छा फील हो कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना एक अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और इसके अंदर जो जॉब्स आती हैं वो इको जो टूर गाइड्स होते हैं, इको टूर गाइड्स की जॉब है इसमें, इको टूरिज्म ऑपरेटर्स जो होते हैं उसकी जॉब है इसमें। उसके बाद जो है दे टेल अबाउट कि ग्रीन न्यूज़ क्या होता है। नाउ द ग्रीन न्यूज़ इज द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, was founded in the year 2001. The IGBC offers services which include developing new green building rating programs, certification services and green building training programs। जो द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट है, CII का पार्ट है, वो फाउंड हुई थी 2001 में। इसका काम है, ये सर्विसेज ऑफर करता है जो कि इंक्लूड करती है ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने में, प्रोग्राम्स डेवलप करने में, सर्टिफिकेशन सर्विसेज डेवलप करने में, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ग्रीन सर्विसेज को लेके। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। Houses and buildings are environment friendly. They use sustainable building material and follows eco-friendly construction processes and green operations. Green building design provides an integrated approach to utilization of renewable and non-renewable sources। देखो अब ग्रीन जॉब्स बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कैसे होते हैं, जब घर बनते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बहुत सारे तरह के सीमेंट, लेंटर और XYZ प्लास्टर, फॉल सीलिंग, बहुत चीज़ें लगती हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, या XYZ जो भी कुछ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इनका क्या एम होता है, इनका ये एम होता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें प्रॉपर्ली रेन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ हो, और ऐसी सोर्सेज का यूज़ हो जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हज़ार्डस ना हो इन्वायरमेंट को लेके। तो ये इस चीज़ में जॉब होती है, जो कि जैसे कि मैंने बताया पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो यही चीज़ लोगों को सिखाती है कि कैसे आपको इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में चीज़ें ऐसी यूज़ करनी है जो कि सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, नॉट आपको हज़ार्डस चीज़ें यूज़ करनी है।
उसके बाद है ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे ग्रीन जॉब है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एनी डिस्कार्डेड सॉलिड फ्रैक्शन जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट्स, ट्रेड सेंटर्स, commercial establishment, industry, agriculture, institution, public services and mining activities. Solid waste हम मान सकते हैं कि ऐसा डिस्कार्डेड वेस्ट जो यूज़ में नहीं आता, डिस्कार्डेड का मतलब होता है दैट इज़ नॉट इन यूज एनी मोर, जो कि जनरेट होता है डोमेस्टिक यूनिट से, मतलब घरों से, ट्रेड सेंटर्स से, मतलब जहाँ पे भी सामान बन रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से ये वेस्ट जनरेट होता है, कमर्शियल फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है डिस्कार्डेड वेस्ट, इंस्टीट्यूशन से निकलता है, पब्लिक सर्विसेज से निकलता है, और जब माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, माइनिंग मतलब वो जो ज़मीन में खोदते हैं सोना चांदी निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, उससे जो वेस्ट निकलता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लासीफाइड सॉलिड वेस्ट इन 14 कैटेगरीज। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो सॉलिड वेस्ट है उसको 14 कैटेगरीज में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन एंड टाइप ऑफ वेस्ट। 14 कैटेगरीज इस चीज़ पे बनी है कि उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, मतलब वो कहाँ से आए हैं और वो किस टाइप का वेस्ट है। एग्जाम्पल गार्बेज, ऐश, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल। मतलब गार्बेज में क्या आएगा, ऐश में क्या आएगा, राख, डोमेस्टिक घरों से क्या कूड़ा निकला, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से क्या, मतलब तो उन्होंने 14 ऐसी कैटेगरीज बना दी हैं जिसमें कूड़े अलग अलग डिवाइड हो गए, मतलब जो सॉलिड वेस्ट है वो अलग अलग डिवाइड हो गया है। जिससे आपने सुना होगा ना लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट में क्या होता है, जो गीला कूड़ा होता है वो लिक्विड वेस्ट में आता है। सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, जो सूखा कूड़ा होता है। ठीक है, ऐसे इन्होंने सॉलिड वेस्ट जो अपने आप में बड़ी लार्ज कैटेगरी है उसको फर्दर 14 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट के अंदर भी घरों में से जो कूड़ा आ रहा है सॉलिड वेस्ट, सूखा कूड़ा, वो अलग है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में से जो सूखा कूड़ा आ रहा है वो अलग है। एशेज़ वगैरह जो आ रही है किस कहीं से भी, चाहे डोमेस्टिक से आ रही है कहीं से भी आ रही हो, वो सब अलग है। तो उन्होंने ऐसे करके 14 कैटेगरीज बांटी हुई हैं। आगे ये कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इंक्लूड करता है, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कलेक्शन करते हैं, मतलब कूड़े को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक का कूड़ा, घरों से कौन सा कूड़ा है अलग करो, इंडस्ट्री से कौन सा कूड़ा है अलग करो, फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो भी रीयूज़ होगा, रिसाइकिल होगा, वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी XYZ कपड़ा है और वो घर से निकल के आया तो उसे चलो डोमेस्टिक वाली कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, और कहीं पे भी भेज दिया जहाँ पे ये चीज़ें दोबारा रिसाइकल और रीयूज़ होकर बनती हैं, वहाँ गई हैं ये, वहाँ पे पता चल गया किस चीज़ में बनेगी, उसके बाद ही प्रोसेस होंगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा है वो दोबारा से प्रोसेस होगा, वो दोबारा कपड़े की तरह कुछ भी बना देंगे, उसका हैंकी बना देंगे, टॉप बना देंगे या वॉटेवर, तो वो प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस मैंने बताया आपको कि पहला होता है कलेक्ट करेंगे, फिर सेग्रीगेट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, और फिर प्रोसेस करने के बाद भी जो फालतू का कूड़ा वगैरह बचता है उसको डिस्पोज कर देते हैं। ग्रीन जॉब्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट आर द एरियाज। ग्रीन जॉब्स जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट में जॉब्स जो होती हैं वो होती हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट कंट्रोल। जो जॉब्स निकलती हैं वो इस वाले सेक्टर में निकलती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ई वाटर वेस्ट साइकिलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में निकलती हैं, वेस्ट रिडक्शन में निकलती हैं जॉब्स, ग्रीन जॉब्स जो हैं, और वेस्ट कंट्रोल में निकलती हैं। Now they say identify the role and importance of green jobs in different sectors. A role of green job, अब हमें ये करना है आइडेंटिफाई, बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन जॉब्स का डिफरेंट सेक्टर्स में और इसका रोल क्या है। दे से फर्स्ट इज़ अ रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन टॉक्सिन फ्री होम। पहला है कि ग्रीन जॉब का क्या रोल है टॉक्सिन फ्री होम में, तो ये कहते हैं रोल। अब रोल बता रहे हैं पहले ये। Green job in the sector involves promoting and implementing practices that reduce or eliminate toxin in homes, such as using eco-friendly materials and energy-efficient appliances. इस सेक्टर में ये इन्वॉल्व करता है कि हम प्रमोट करें और इम्प्लीमेंट करें वो प्रैक्टिसेस जो कि रिड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स घर में, जैसे कि हम इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम जैसे घर में खाने की प्लेटों में, कितने लोग खाने की प्लेटें या फिर कुछ भी XYZ बर्तन होता है उसमें प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, बट प्लास्टिक इज़ हज़ार्डियस, इट इज़ नॉट गुड। तो सब लोग स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं या फिर पीतल के करते हैं। तो इसीलिए इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ हों जो रिसाइकिल हो सकें दोबारा से, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, और एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज हों। देन दे से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस वाले रोल की। इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो जॉब्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, लिविंग एनवायरनमेंट हेल्दी होता है,
हार्मफुल सब्सटेंसेस से आपका जो एक्सपोजर है वो कम होता है और सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स ये प्रमोट करते हैं। अगला जो ये बता रहे हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस, वो है इन द टाइप ऑफ ग्रीन ऑर्गेनिक गार्डनिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये करके कैसे, क्या हमारा रोल है इसमें? तो ग्रीन जॉब इन ऑर्गेनिक गार्डनिंग फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाइल दोज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी कंजर्वेशन एम टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन जॉब है ऑर्गेनिक गार्डनिंग में फोकस करती है कि हम ऑर्गेनिक या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो कह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पे और जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो एनवायरनमेंट पर रिलीज होता है उसको कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली बने, प्रमोट करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे कि मैंने बताया, ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में आ रहा है, अगर हम हज़ार्डियस चीज़ें यूज़ करेंगे या फिर हम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो जो खाने की चीज़ें हम तक बन के आ रही हैं, मतलब जो फल फ्रूट चीज़ें हम तक आ रहे हैं, वो तो सब कुछ नकली हो गया ना, मतलब इट्स नॉट ऑर्गेनिक, राइट, केमिकल बेस्ड हो गया वो, इट्स नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। बॉडी में खाओगे तो टॉक्सिन्स जाएंगे और फिर ऑब्वियसली और यू विल गेट अनहेल्दी, इट विल बी अन अनहेल्दियर ऑप्शन। तो इसलिए कंट्रीब्यूट करता है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो हेल्दी बनी रहे, सस्टेनेबल हो, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इंपॉर्टेंस बता रही हूँ अभी मैं ये आपको। एनर्जी कंजम्पशन को कम करता है और इन्वामेंटल और पब्लिक हेल्थ को भी एम करता है, मतलब ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ को एम कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, केमिकल बेस्ड मत करो, कार्बन एमिशन रोको। अगला रोल जो ये बता रहे हैं दैट इज़ ग्रीन जॉब इन वाटर कंजर्वेशन। इसका रोल है कि ग्रीन जॉब इन वाटर कंजर्वेशन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज टू मिनिमाइज वाटर यूसेज, प्रमोट एफिशिएंट इरिगेशन एंड रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। अभी बता रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स क्या हैं वाटर कंजर्वेशन में, और पहले ये बता रहे हैं कि इसका रोल क्या है। तो इसका रोल ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करो और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो जो कि मिनिमाइज़ कर रहा है वाटर यूसेज को। मतलब पानी की वेस्टेज बहुत होती है, तो पहला एजेंडा तो वाटर कंजर्वेशन में यही हो जाता है ना कि पानी बचाओ, कंजर्व करना मतलब बचाना, तो पहले पानी की यूसेज बचाओ। प्रमोट करो एफिशिएंट इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन के टाइम पे ना बहुत सारा पानी जो है वो अनयूज्ड जाता है, बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है, या फिर ओवर इरिगेशन हो जाती है ना, कितनी बार अगर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा फसल को पानी दे दिया, तो ज़्यादा इरिगेशन की वजह से सॉइल में ना पानी ज़्यादा भर जाता है और एक्सेसिव में हाइड्रोजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों लॉसेस हो रहे हैं आपको, आपका फसल का लॉस भी हो रहा है और आपका पानी तो वेस्ट जा ही रहा है। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि इरिगेशन सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो, जितना पानी चाहिए उतना यूज़ हो, इसको प्रमोट करता है और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। आप बाद में ये बता रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस यही कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। फिर ये करते हैं कि जो वाटर स्कार्सिटी है, मतलब वाटर स्कार्सिटी इज़ पानी का कम पड़ जाना या पानी ख़त्म हो जाना, तो इसको कम करना, मतलब ऐसा कहते हैं कि आने वाले बहुत सालों में ऐसा होगा कि पानी नहीं बचेगा किसी के पास भी, पानी ख़त्म हो जाएगा दुनिया में। तो इस लार्जर गोल को एम करते हुए दे आर सेइंग कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ग्रीन जॉब्स हों वाटर कंजर्वेशन में, ताकि जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आज भी बहुत सारे एरियाज़ में लोगों को पानी की दिक्कत है, सबको पानी नहीं मिल पाता है, या आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ डर है तो इसको बचाने के लिए ग्रीन जॉब्स इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन में, और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी दे आर इम्पॉर्टेंट। अगला ये बता रहे हैं ग्रीन जॉब इन सोलर एंड विंड पावर, वेस्ट रिडक्शन, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। इसका रोल है These jobs involve the development and maintenance of renewable energy sources, waste reduction strategies and recycling program। ये जॉब जो है ये एम करती हैं, इनका रोल ये है कि वो डेवलपमेंट और मेंटेन करें रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, वेस्ट रिडक्शन करें और रिसाइकिल वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रमोट करें। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये लोग क्लीन एनर्जी जनरेशन को प्रमोट करते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन पे एम करते हैं कि हम रिसोर्सेज को बचाएं, और रिडक्शन करते हैं जो वेस्ट की वजह से इन्वामेंट को टॉक्सिन्स पहुंचते हैं, टॉक्सिन्स मिलते हैं, इन्वामेंट ख़राब होता है जिसकी वजह से, तो उस सब को कंजर्व करने में और उस सब को रिड्यूस करने में दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनकी इंपॉर्टेंस है ये। उसके बाद है अगला ग्रीन जॉब्स इन ग्रीन टूरिज़्म। अब ग्रीन टूरिज़्म में जो जॉब्स होती हैं ग्रीन जॉब्स, उनका क्या रोल है, पहले जो उन जगहों पे काम करते हैं ग्रीन टूरिज़्म में उन लोगों का रोल क्या होता है, आखिर उन्हें करना क्या होता है। ग्रीन जॉब इन टूरिज़्म फोकसेस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इनिशिएटिव्स। इनका फोकस ये होता है कि जो लोग टूर करने के लिए आए हैं उनको जो हम सस्टेनेबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करें,
इको फ्रेंडली एकोमोडेशन, मतलब रहने खाने की जो व्यवस्था वो सब इको फ्रेंडली हो, और टूरिज्म इनिशिएटिव्स जो हों वो सब कुछ मतलब अधीर टू द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो, मतलब इन्वायरमेंट से कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हों। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये प्रमोट करता है नेचुरल रिसोर्सेज के प्रिजर्व करता है, तो ये प्रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, और कल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट करते हैं, और इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। साथ में देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और उनके जो ट्रेडिशंस हैं नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, क्योंकि आज के डेट में द पीपल हु आर इन लोकल कम्युनिटीज़ जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इन्वायरमेंट से, उनका बहुत सिवियर अटैचमेंट है इन्वायरमेंट से, और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर होलीली सोलीली रिलेटेड टिल नाउ इन्वायरमेंट से ही, तो ये उनके हेरिटेज को भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जैसे आज की डेट में जो बहुत सारे लोग जो पहाड़ के एरिया में रहते हैं, नॉट जो अर्बन एरिया में रहते हैं, टॉकिंग अबाउट जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, आज की डेट में भी वो लोग क्या बोलते हैं, उनमें जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और वहाँ से फल फ्रूट इकट्ठे करके लाते हैं और फिर खाना बनाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है आज भी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग ओनली अबाउट द माउंटेन्स, बट इट हैपन्स इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, नॉट इवन ओनली इन इंडिया, इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन लोकल कम्युनिटीज़ का जो कल्चर है उसको भी प्रमोट कर रहा है, राइट। सो दे आर वेरी रूटेड टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट दे से द ग्रीन जॉब इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ग्रीन जॉब होती है उनका क्या रोल होता है, ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल, वही जो मैंने आपको बताया, बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन यूज़ करो और इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करो। और इंपॉर्टेंस ये होती है, सबकी इंपॉर्टेंस देखो, एक कॉमन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो बिल्डिंग में जो ये कंजम्पशन होता है ना हज़ार्डियस चीज़ों का, ये रिड्यूस हो। अगला है ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इन जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में जो ग्रीन जॉब्स होती हैं उनका क्या रोल होता है, उन लोगों का जो यहाँ काम करते हैं। दे इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड सोशली बेनिफिशियल। इन लोगों का काम होता है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कल्चरली अप्रोप्रिएट हो और सोशली एक्सेप्टेड भी हो और सोशली बेनिफिट, मतलब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि दे कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन वही, और बाय एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ये अलग अलग कम्युनिटीज़ की डिफरेंट नीड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, बट दे मस्ट बी इको फ्रेंडली। अगला ये बता रहे हैं द रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज़। अब इसके अंदर जो ग्रीन जॉब्स होती हैं उसका रोल ये होता है कि ये फोकस करती हैं ऑप्टिमाइजेशन यूज़ ऑफ एनर्जी, मतलब स्पेसिफाइड और अच्छी तरीके से यूज़ हो एनर्जी का, रॉ मटेरियल की यूसेज अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अच्छे तरीके से हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन में, इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट होता है पॉल्यूशन का उसको रिड्यूस करते हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। अगला है रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो ग्रीन जॉब्स होती हैं उनका क्या रोल होता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं, इसमें एक्टिविटीज़ को, उन एक्टिविटीज़ की तरफ ये लोग एम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ ये एम करती हैं कि हम ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको रोकेंगे, जो कि प्रमोट करेगा रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, कि रेन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़, मतलब जो कार्बन एमिशन वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी उनको बंद करके जो इनको रिड्यूस करने वाली होंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इंपॉर्टेंस इसकी ये है, ये लोग ये जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं वो एड्रेस करते हैं क्रिटिकल इशू ऑफ ग्रीन हाउस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट चेंजेस। तो जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं ना, इस चीज़ को कंट्रोल करने में ये लोग मदद करते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैस की वजह से कार्बन एमिशन जो इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन लोगों का काम ये होता है कि ये लोग ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें और ऐसी इनिशिएटिव्स लें जो कि ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ही कम कर दे, सो दैट जो ये इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है ना अचानक से, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आप अभी भी देख रहे होगे, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 52.34 डिग्री सेल्सियस जा रहा है दिल्ली का टेम्परेचर। अगर सर्दी पड़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, या फिर नहीं पड़ रही है तो बिल्कुल ही लेस पड़ रही है। बारिश का जो मानसून का सीज़न है, अगर वो स्पेसिफाइड मंथ्स में आते हैं मानसून, तो वो मानसून के जो महीने हैं वो आगे शिफ्ट हो गए हैं। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, अगर मानसून जुलाई में आना है तो जुलाई से शिफ्ट होकर जो मानसून है वो अगस्त में चला गया है, या फिर सर्दियों में भी बारिश हो रही है, फरवरी में बारिश हो रही है, जनवरी में बारिश हो रही है। सो दीज आर वेरी अनटाइमली थिंग्स जब इन्वायरमेंट अपनी चीज़ें दिखाता है, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी अनस्पेसिफिक, क्योंकि
इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि इतना 2-1-3 डिग्री टेम्परेचर में, जब है ही नहीं कोई स्कोप की इस मौसम में बारिश होती ही नहीं है, ये इन्वायरमेंट का नेचर ही नहीं है कि वो बारिश आएगी, तब भी बारिश आती है. दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग. ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो टूट टूट के गिर रहे हैं. तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब इन्वायरमेंट चेंज की वजह से है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ही इतना हो रहा है, वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है. बट इवेंचुअली मैं आपको ये सब जो बता रही हूँ ना, ये जो इफ़ेक्ट्स ऐसा ऐसा हो रहा है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मा होता है उन लोगों के हाथ में जो लोग इस चीज़ के लिए काम करते हैं. ग्रीन जॉब वाले जो कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में काम करते हैं, उन सबका काम होता है ये सब चीज़ें रोकना. अगला है ग्रीन हाउस जॉब्स इन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन. वेस्ट एंड पोल्यूशन में क्या होता है इनका रोल ग्रीन जॉब्स वालों का? ग्रीन जॉब्स में ये होता है कि वेस्ट रिड्यूस करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, वेस्ट का जनरेशन कम हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट कंट्रोल करो, वेस्ट को जनरेट ही मत होने दो इतना. तो इनका एम गोल रोल ये होता है. उसके बाद ये इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये प्रमोट करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कूड़ा कचरा कम हो, लैंडफिल्स कम हो. लैंडफिल्स मतलब वो जो कूड़े के ढेर नहीं लग जाते बड़े बड़े, देखा होगा सब लोगों ने, यहाँ पे बादली में भी है. तो ये जो ये बड़े बड़े डंप यार्ड्स होते हैं, तो ये ना हो, क्योंकि एट लास्ट उसमें क्या हो रहा है, वो पूरा एरिया इट इज़ फिल्ड विद मगी स्मेल. ऑल्सो कभी कभी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि किसी डंप यार्ड में आग भी लग गई थी दिल्ली के ही. तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई थी, ऊपर से वो वेस्ट, उसकी जो वो स्मेल है ऑल ओवर दे आर मिक्सड अप, एंड जो जो गैसेस वो रिलीज़ कर रहे हैं ऑल ऑफ इट इज़ मिक्सड अप, एंड जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से वहाँ आग लग गई. अब आग लगी तो क्या हुआ, वहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है. इतनी हज़ार्डियस गैसेस थी उसके अंदर, क्योंकि हर गीला कचरा, सूखा कचरा, इंडस्ट्री का कचरा, घर का कचरा, हर तरह का कचरा उस डंप यार्ड में होता है. और वो सब लोग केमिकल बॉन्डिंग बना के जो भी गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं, वो एक तो हीट के साथ कंबशन वाले प्रोसेस में आ गई हैं, हीट के साथ इन्वॉल्व हो गई हैं. ऊपर से वो इतना गंदी सराउंडिंग बना रही थी कि कोई इंसान अगर वहाँ जाके गलती से धुआं कंज्यूम कर लेना, तो उसमें इतने टॉक्सिन्स है, एक्सट्रीम लेवल पे टॉक्सिन्स है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हज़ार्डियस फॉर ह्यूमन एंड इवन फॉर एनिमल हेल्थ. सो दे एम फॉर दिस कि ये जो लैंडफिल्स वाली जो साइट्स होती हैं ना, ये रिड्यूस हों, और ये इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन. अगला है जो कि सेकेंड लास्ट है, दैट इज़ रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम. इसके अंदर इनका क्या रोल होता है? ये जॉब जो होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ प्रमोट करती हैं जो कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें. रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डिफॉरेस्टेशन पेड़ हटना, तो रिफॉरेस्टेशन पेड़ उगाना. तो ये प्रमोट करेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पेड़ उगाएं. कंजर्व करें इन्वायरमेंट को, रीस्टोर करें नेचुरल इकोसिस्टम को. इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है, हैबिटेट रिस्टोरेशन में बहुत हेल्प करता है, और ओवरऑल इकोसिस्टम की जो हेल्थ है ना उसको ठीक करने में, बचाने में हेल्प करता है. लास्ट हमारा जो रोल है, जो ये बता रहे हैं रोल एंड इम्पॉर्टेंस, वो इस चीज़ में है कि द रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन सपोर्टिंग अडेप्टेशन टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसमें रोल ये है कि ग्रीन जॉब इन दिस कॉन्टेक्स्ट फोकस ऑन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज टू अडेप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. ग्रीन जॉब इस कॉन्टेक्स्ट में फोकस करती हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में जो कि एम करती हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आते हैं ना, या सी लेवल अपने आप राइज हो जाता है, उसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं, अनयूजुअल बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, तो अनयूजुअल प्रेसिपिटेशन जो होती है वो, जैसे मैंने बताया, अनयूजुअल चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न का मतलब है जब बारिश का आने का मौसम नहीं है तब बारिश आ रही है. तो अब और कितनी बार वो एंड दैट रेन इज़ नॉट इवन हेल्दी, इट इज़ एसिड रेन. आप लोगों ने सुना होगा कि जब ग्रीन हाउस की ग्रीन गैसेज जो होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, एमिशन उसका ज़्यादा हो जाता है, कार्बन का अमाउंट बहुत एक्सट्रीम हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि जो एसिड रिफ्लेक्स एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाता है ना, उसको दबाने के लिए बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि अर्थ अपने आप ही बैलेंस करती है चीज़ों को. अब बैलेंस कर रही है तो वो अनहेल्दी तरीके से ही कर रही है ना, राइट.
तो वो बारिश हो रही है तो वो एसिड रेन है। एंड इवन एसिड रेन जो है वो आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है उसको भी कोरोड कर रही है, मतलब ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ रहा है ड्यू टू एसिड रेन। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ना वो मार्बल को पीला कर रहा है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट मार्बल जो कि ताजमहल में लगा हुआ है। अगर वो पीला पड़ रहा है तो ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ग्रीन हाउस गैस कितनी ज़्यादा हज़ार्डियस है कि इवन इट इज़ कोरोडिंग अ मार्बल दैट इज़ अ स्टोन, राइट। उसके बाद ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। इंपॉर्टेंस है कि ये कंट्रीब्यूट करती है फॉर इन्हांसिंग रेजिलियंस, protecting communities from climate related risk and promoting sustainable practices that can withstand the challenges posed by changing environment। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी ये मैंने आपको चैलेंजेस बताया ऐसा ऐसा होता है, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, सी लेवल का राइज हो जाना अपने आप, वेदर चेंज हो जाना अपने आप, कभी बहुत एकदम से किसी महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, अगले महीने में हल्की ठंड कम हो जाना। तो ये सब जो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, ये सब कुछ हैं, इन सब चीज़ों के जो चैलेंजेस है उसको काउंटर करने के लिए इनका काम ये होता है। तो इंपॉर्टेंस है ये, इन चैलेंजेस को जो पोज करेगी वो यही वाली जॉब्स के लोग करेंगे, इन्हीं का काम है इन चीज़ों को हैंडल करना। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक and I think it is not very much familiar to all of you, but even if it is familiar, so it becomes the utmost duty of everyone कि ये green jobs कितनी essential है। Now you guys have seen कि green jobs भी हैं जो कि आपको employment दे सकती हैं। You can be in the waste management sector, you can be in the agriculture sector, you can be in the water conservation sector or solid waste management, or even in the solar panel and विंड एनर्जी सेक्टर। तो इन सब चीज़ों में आप होने के बाद इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं दैट आर एसेंशियली वेरी हार्मफुल। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इन दीज ग्रीन जॉब्स, यू एज अ सिटीजन हैव द ड्यूटी कि आप लोग इन्वायरमेंट को खुद प्रोटेक्ट करो। मतलब इट्स नॉट लाइक ना कि ठीक है हमने तो जो कर दिया बाकी सारा जो काम है ये ग्रीन जॉब के अंदर जो लोग आते हैं जो ग्रीन जॉब्स में हैं, जिनके पास ग्रीन जॉब्स हैं एंड दे आर एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ जॉब्स, they have this duty to control all of this environment degradation factors. No, you are the citizen of this country, you are the person who is living on this earth, so it is the utmost duty of each and every one of us to protect the environment and to promote sustainability. So as far as we have understood all through this recording, we have understood कि how sustainable development is essentially very very important। और एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम क्या है, इसमें क्या क्या जॉब्स निकलती हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, एक्चुअली में व्हाट इज टॉक्सिन, कौन सी हेल्थ मिनिस्ट्री किस चीज़ को प्रमोट करती है, व्हाई इज़ इट एमिंग फॉर इट, एंड हाउ इट इज़ इंक्लूडेड इन मेक इन इंडिया वाली स्ट्रैटेजी ऑल्सो। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस टॉपिक ऑफ ग्रीन स्किल्स।